जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे थे। तो ये हमारी एनसीईआरटी वीडियो का पार्ट 2 है। अब हम शुरू करने वाले हैं एन एम्पायर, एन अर्ली एम्पायर। अब हुआ क्या, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद ऋग्वेद वगैरह का टाइम आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मगध वगैरह जो है, इनका स्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो जाता है। मगध जो कि महाजनपद है, हमारा महाजनपद है। हम देखेंगे मगध के बाद क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेट्स द इमर्जेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। अब मगध हमने बोल तो दिया कि एक महाजनपद है, इसके अंदर काफी सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती है। मगध के अंदर सबसे पहले आई हमारी हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद फिर आई हमारी शिशुंग डायनेस्टी, ये सब, और फिर उसके बाद आया हमारा नंदा एम्पायर। ये पेपर में नहीं आएगा बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मौर्य एम्पायर का जिक्र किया गया है, इसकी वजह से। अब इसी का एक राजा था, ठीक है। उनने क्या किया था, चाणक्य की बेइज्जती की, जो कि चाणक्य कौटिल्य कुछ भी कह लो, उनकी क्या की थी, बेइज्जती की। तो उन चाणक्य ने कहा था कि मैं, तुम्हारा जो एम्पायर है, जो तुम इतना घमंड दिखा रहे हो, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और चाणक्य ने ही एक बंदा लेके आया, मतलब चाणक्य ने एक अपने अंदर एक आदमी को या एक बच्चे को ट्रेन किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वही जाके उस इसी बच्चे ने अपना एक एम्पायर स्टैब्लिश किया जो कि था मौर्य एम्पायर, नंद डायनेस्टी को खत्म करके। ये बात समझ आई। अब यहाँ चलिए शुरू करते हैं। द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेट्स इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्य एम्पायर। Chandragupta Maurya, who was the founder of the empire, extended control as far as north as Afghanistan and Balochistan. अब बोला गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य आया, अगर हम मैप देखें, कहाँ गया, आपको ये मगध का इतना सा एम्पायर देखने को मिलेगा, है कि नहीं। बट जब चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाली, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी अच्छी खासी पावर संभाली, तो उसने क्या किया, एक्सपैंड किया, ठीक है। एक्सपैंड किया कहाँ तक, अफगानिस्तान तक लेके गया था, बलूचिस्तान के एरिया तक पूरा का पूरा किसका एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर हमें देखने को मिलता है। फिर आगे बोल कहाँ गए हम, फिर आगे बोला गया एंड हिज ग्रैंडसन अशोका। जब चंद्रगुप्त का ग्रैंडसन कौन है, अशोका, जब वो गद्दी पे आया, आर्गुबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, सबसे फेमस रूलर है अर्ली इंडिया का, कॉन्कर्ड कलिंगा, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा। अब प्रेजेंट डे उड़ीसा बोला गया, यहां तक तो उन्होंने कैप्चर कर रखा था। अब उन्होंने क्या किया, साउथ में जाना शुरू किया, इस साइड पे। हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा एम्पायर किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का हमें देखने को मिलता है, इतना बड़ा पूरा का पूरा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्य। अब हमें मौर्य एम्पायर के बारे में कैसे पता चलता है। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्य एम्पायर। हिस्टोरियंस ने क्या किया, काफी सारे सोर्सेस को ना इकट्ठा किया, अलग अलग जगह से, कहीं से ए, कहीं से बी, कहीं से सी, ऐसे करके काफी सारे सोर्सेस को इकट्ठा किया, फिर उसे ए बी सी मतलब एक सीक्वेंस में लगाया, तब जाके हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चला था। दीज इंक्लूड द आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर्स। इसके अंदर क्या थे, आर्कोलॉजिकल के जो फाइंड, जो अवशेष बचे हुए मिले थे, जैसे कि उनके स्कल्पचर वगैरह, इन सब का इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला था। ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya, which survive in fragments। अब बोला गया है एक सबसे इंपॉर्टेंट, यस एक कह सकते एक अकाउंट की किताब, ठीक है, जिस ऑफ मेगास्थनीज, जिसने मेगास्थनीज ने लिखी थी। अब क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, उसके लाइक उसके कोर्ट में ना काफी सारे लोग बैठते, अलग अलग जगह के एम्बेसडर लोग बैठते। आज भी आप देखोगे इंडिया के एम्बेसडर हर एक कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में भी एक ग्रीक का बंदा आके बैठा हुआ था, ठीक है। उस बंदे ने ना अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, ठीक है। हाँ, मेगास्थनीज, हाँ ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब वो ये जो चीजें उसने लिखी, ये भी एज अ सोर्स का वर्क कर गई, क्योंकि वो कोई एक आदमी अगर आपके घर में बैठा हो, हर चीज लिख रहा है कि आपके घर में रोटी कब बनती है, सब्जी कब बनती है, तो एक टाइम बाद, हजारों सालों बाद हमें पता चलेगा ना कि आपके घर में क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था। तो वैसे ही कुछ अकाउंट्स हमें इस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये जो अकाउंट है फ्रेगमेंट हिस्सों में, मतलब कि हमें एक पोर्शन में देखने को नहीं मिलता था, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में हमें देखने को मिले। मतलब अगर 100 पेजेस थे, 100 पेजेस में 20 पेज मिले, फिर उसके बाद पेज 1 to 20 मिला, फिर उसके बाद 30 to 45 मिल गया, चलो ठीक है। फिर हमें 50 to 60 मिल रहा है, मतलब बात बीच के जो पेज है 45 से 50 वो नहीं मिले, तो इस हिसाब से हमें देखने को मिलता था फ्रेगमेंटेड हिस्से में। Another source that is often used in is the Arthashastra, part of which were probably composed by Kautilya or Chanakya।
अब एक दूसरी बुक है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, जिसे किसने लिखा था, कौटिल्य कह लो या चाणक्य कह लो, दोनों दोनों एक ही बंदे का नाम है। चाहे आपको हम बाबू कह ले चाहे शोना कह ले, ठीक है। एग्जाम मजाक का। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एक बुक थी अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था, तो उससे भी हम एक वाइटल सोर्स मान के चलते हैं। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। अब कौटिल्य और चाणक्य कौन थे, मिनिस्टर थे किसके, चंद्रगुप्ता के। ये हम मैंने बता ही दिया कैसे चाणक्य ने इस एम्पायर को स्टैब्लिश करने में मदद की थी। Beside the Maurya are mentioned in the later Buddhist, Jain and Puranic literature as well as in Sanskrit literature book. अब हमें मौर्य एम्पायर के बारे में और कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलता है हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जैन टेक्स्ट से, पुरानिक टेक्स्ट से, संस्कृत के लिटरेचर वर्क से। इन लैंग्वेजों में, इन जगहों के, इन रिलीजनों में जो इनके बारे में बताया गया है, इन चीजों से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। While these are useful, the inscription of Ashoka on rock and pillar are often regarded as among the most valuable sources. सबसे वैल्यूएबल सोर्स हमें क्या है, इंस्क्रिप्शन है। रॉक और पिलर्स पे जो चीजें लिखी हुई थी, एनग्रेव्ड की हुई थी, जो अशोक का एम्पायर के बारे में बताती है हमें, वो एक वैल्यूएबल सोर्स का काम करती है। Ashoka, the first ruler who inscribed his message to his subjects and official on the stone surface, natural rock as well as polished pillar. अशोक को पहला रूलर था जिसने क्या किया, अपने जो नॉलेज है, अपनी जो विजडम है, या फिर कह सकते हैं अपनी जो बातचीत है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करवाई थी, स्टोन्स पे, ठीक है, पिलर्स पे, इन सब जगहों पे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो चीजें हैं उन्हें लिखवाई थी। जैसे कि उसका एम्पायर कैसे, सबने किताबों में लिखवाया, उनने कॉपी किताब पत्थरों पे लिखा, उन्हें क्योंकि उन्हें पता था कि जो स्टोन्स है, पिलर्स है, तो काफी टाइम तक रहेंगे, पेजेस का क्या है, आज है कल फट जाएंगे, तो इस वजह से उन्हें दिमाग लगाया। ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम वॉट ही अंडरस्टूड टू बी धर्मा। अब उनने क्या किया, इंस्क्रिप्शन का यूज करके जो धम्मा का जो उनका प्रचार था, ठीक है, उन वो क्या समझते थे धम्मा से रिलेटेड, वो उनने वहां पे प्रमोट करना शुरू कर दिया। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, generosity towards Brahman and those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religion and tradition other their own. अब यहाँ पे बोला गया इस धम्मा में उनने क्या समझा, उनने सोचा कि बड़े लोगों का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण्स को हमें मतलब क्या कहते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, फिर जो ये स्लेव्स वगैरह है उन्हें हमें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, सर्वेंट्स जो भी है हमारे, दूसरे रिलीजन को भी क्या करना चाहिए, हमें एक रिस्पेक्ट की तरीके से देखना चाहिए, हेट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने ट्रेडिशन मतलब रिलीजन और ट्रेडिशन के अलावा दूसरे ट्रेडिशन रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सब वो समझते थे, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने पिलर्स पे लिखवाई थी। ये बात के लिए उन्हें सोर्सेस की। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, कैसे वो एम्पायर चला करता था, कैसे वो एम्पायर मूव ऑन करता था। देयर आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स की हमने बात की एम्पायर के अंदर, कौन से, पाटलिपुत्र, द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविजनल सेंटर्स ऑफ। अब सबसे पहली चीज, मौर्य एम्पायर का कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, मगध का भी क्या था, पाटलिपुत्र ही था, एंड द प्रोविजनल सेंटर। अब जो बाकी 4 बच गए वो कौन कौन से, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली एंड सुवर्णागिरी, ठीक है, ये 5 हमारे कहते हैं मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑल मेंशन्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन। अब ये सारे हमें कैसे पता है कि पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अशोका इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, we find virtually the same message engraved everywhere. For the present, the northwest frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Orissa and Uttarakhand in India. हमने ये चीज पढ़ी कि जब हम इन एग्जामिन करते हैं इन सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस को, चाहे कहीं का भी इंस्क्रिप्शन हम देख लें, हमें हर जगह पे सेम मैसेज देखने को मिलेगा, चाहे वो इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का हो, मतलब कि पाकिस्तान के हिस्से का हो, आंध्र प्रदेश के हिस्से का हो, उड़ीसा के हिस्से का हो, उत्तराखंड के हिस्से का हो, हमें हर जगह सेम मैसेज देखने को मिलता है। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब बोला गया है कि क्या इतना बड़ा जो एम्पायर है उसका हर जगह पे सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, मतलब जहां पे वो रूल कर रहा है, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मान लो मैं 100 किलोमीटर दूर कहीं और कुछ चीज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे बोला अगर 1 किलो का हम मतलब 1000 ग्राम होता है, तो क्या 100 किलोमीटर दूर भी वो 1 किलो का 1000 ग्राम वैल्यू होगी, या कुछ 1 किलो का 900 ग्राम वैल्यू होगी। इस बात पे अभी भी बातचीत चल रही थी कि हर जगह क्या सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा या फिर नहीं होगा।
Historians have increasingly come to realize that दिस इज अनलाइकली। बोला गया है कि हर जगह पे सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर राजा यहाँ बैठा है, ठीक है, राजा कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर उसे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है, वो क्या पता राजा ने यहाँ से बोला है कि हमें ना लोगों की एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो इलाका है यहाँ पे तो एल्डर्स की रिस्पेक्ट हो रही है, बट इस इलाके पे शायद से नहीं हो रही होगी। ये चीज ना बात बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। The regions include within the empire was too diverse. Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coastal of India. अब बोला कि जो रीजन जो मौर्य एम्पायर था उसने पूरे पूरे एक टाइप से यहाँ पे मैप देखो, यहां से पूरा कैप्चर कर रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे तो माउंटेन्स है कि नहीं, यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ पे प्लेन्स है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ माउंटेन के लिए एप्लीकेबल होगा, क्या वो प्लेन्स कोस्टल एरिया के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर ट्रेन के हिसाब से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां पे हमें डेवलप होता हुआ हम कहेंगे ऐसा। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हर जगह पे सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं चलता हुआ। It is likely that administrative control was stronger in the area around the capital and the provisional centers। बोला गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, जो राजा जहां पे अच्छी खासी ग्रिप पकड़ के रखता था, वो कहाँ था? उसकी कैपिटल के पास में और प्रोविजनल सेंटर्स के पास में। प्रोविजनल सेंटर्स कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुरनागिरी। इन पांचों जगह के पास में हम मान सकते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा खासा कंट्रोल में रहता था। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। अब ये जो सेंटर थे ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई ऐसे कि मैं मन किया आज से प्रोविजनल सेंटर, नहीं, बहुत ही दिमाग से, बहुत ही सोच समझ के इन सेंटर्स को हमने पिक किया था। बोथ तक्षशिला एंड उज्जैन वर सूटेड ऑन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। अभी जो तक्षशिला और उज्जैन है, अगर हम यहाँ मैप पे देखें, कहाँ इधर है? नहीं, वापस ऊपर वाले मैप पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे तक्षशिला देखो और उज्जैन देखो, कहाँ गए? मुझे दोनों ही नहीं दिख रहे। हाँ, ये तक्षशिला ये रहा। रुको थोड़ा एक बार मिटा देता हूँ मैं। अब हमने ये देखा तक्षशिला, ठीक है, ये कहाँ पे देखो आप, इंडस नदी के पास में देखने को मिल रहा है कि नहीं? और उज्जैन 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 और उज्जैन ये रहा, ठीक है, यहाँ पे भी हमें रिवर्स ये सारे सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो हम ये मानते हैं तक्षशिला और उज्जैन क्या है, ये दोनों लाई करते कहाँ पे? ऑन द इम्पोर्टेंट रूट्स पे। ठीक है, अब जब ये इंपॉर्टेंट रूट्स पे लाई करेंगे तो यहाँ से कोई भी ट्रेड या कोई भी फॉलो, मतलब कि सामान अगर जा रहा है आ रहा है या कुछ भी चीजें हो रही है, तो उसकी वजह से राजा को पता चल जाता कि इन जगहों पे क्या हो रहा था। While Surnagiri, literally the Golden Mountain, was possibly important for trapping the gold mine in Karnataka। अब जो एक तीसरा सेंटर है वो है सूर्यगिरी। ये कहाँ है? कर्नाटका में। यहाँ पे हमें गोल्ड की खदानें, गोल्ड की माइंस देखने को मिलती है, इस वजह से इसे प्रोविजनल सेंटर का दर्जा दिया गया था। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरराइन रूट वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर। अब बोला गया है किसी भी एम्पायर को अगर एग्जिस्ट करना है, किसी भी एम्पायर को अगर सस्टेन करना है, तो उसे कम्युनिकेशन और ट्रेड की जरूरत है। अब वो ट्रेड और कम्युनिकेशन कैसे होगा? लैंड से, रिवर से। तो इस टाइम पे हम देखते हैं जो ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, वो किससे होता है? लैंड से और रिवर से हमें देखने को मिलता था। जर्नी ओवर द सेंटर टू प्रोविजन कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। अब बोला गया है कि अगर हमें किसी भी एक सेंटर से अगर हमें प्रोविजन पे जाना होता था, तो ये अगर एक महीना तो ऑलमोस्ट ले लेता था। अगर मान लो एक महीना नहीं तो कम से कम कुछ वीक्स, मतलब 3 वीक्स हमें लग ही जाते थे इस ए जगह से बी जगह जाने में। दिस मीन दैट अरेंजिंग फॉर प्रोविजन वॉज एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वर ऑन मूव। अब अगर कोई राजा अपने कैपिटल से जा रहा है प्रोविजन के पास में, ठीक है, ए से जा रहा है बी के पास में, तो जब वो जाएगा इतनी दूर तो वो अपनी आर्मी के साथ जाएगा, आर्मी के साथ अपने मिनिस्टर्स के साथ जाएगा, मिनिस्टर के साथ साथ अपने कुछ खाने पीने फूड आइटम्स सबके साथ जाएगा, अपने साथ कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पस लेके जाएगा, है नहीं? तो ये सारे जो फैक्टर्स इतने सारे इसके साथ जा रहे हैं, इस सबको प्रोटेक्ट भी करने की जरूरत है। इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वाज एन इंपॉर्टेंट मैन फॉर इंश्योरिंग द लैंड।
अब बोला गया कि एक आर्मी की तो जिम्मेदारी होती थी इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की, राजा को, मिनिस्टर्स को, फूड को, एंटरटेनमेंट को, ईटीसी ईटीसी एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। तो आर्मी पे एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता था। Megasthenes mentions a committee with six subcommittee for coordinating military activities। अब मेगास्थनीज ने क्या मेंशन किया था कि जो आर्मी होती थी, अ कमिटी विथ सिक्स सब कमिटी, अब आर्मी ना 6 हिस्सों में डिवाइड थी। ठीक है, ये मान लो आर्मी का हेड है। ठीक है, इसके अंदर छह, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह क्या होते थे हमें यहाँ पे सब कमिटीज देखने को मिलती थी। कमिटी विथ सिप कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री। अब इसके अंदर 6 अलग अलग प्रोविजन होते थे आर्मी के। ऑफ दीज वन लुक्ड फॉर नेवी, एक जो कमिटी होगी वो किसको ध्यान देगी, नेवी के ऊपर ध्यान देगी कि नेवी ठीक से है नहीं है। द सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, जो सेकंड होगा वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोविजन इन सब के ऊपर ध्यान देगा। पहला वाला कहाँ है, नेवी के ऊपर। यहाँ पे वन लुक्ड आफ्टर नेवी, सेकंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान देगा। थर्ड क्या करेगा, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, जो थर्ड होगा वो ये कहेगा कि जो भी फुट सोल्जर्स मतलब जो पैदल चले, जो घुड़सवार नहीं है, जो ऊंट हाथी इन सब पे नहीं चले, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके हेड, उसके सिर होगी। द फोर्थ फॉर हॉर्सेज, जो चौथा प्रोविजन होगा वो घोड़ों को संभालेगा। फिफ्थ प्रोविजन फॉर चैरियट्स, जो घोड़ों के आगे जो पीछे जो लगते हैं चैरियट्स वगैरह, उन सब की जिम्मेदारी उसकी होगी। सिक्स किसकी होगी, एलिफेंट्स की। These activities of the second subcommittee were rather varied। अब बोला गया कि एक तो हेड होता है, ठीक है, एक हेड होगा, ऐसे काफी सारे हेड्स होते थे। हर हेड के अंदर 6 पार्ट्स होते थे और हर किसी के ना अलग अलग काम होते थे यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ए लिया, ए के हमने सारे काम बता दिए। ठीक है, अब बी के कुछ अलग काम होंगे, सी के अलग काम होंगे, डी के अलग काम होंगे, ये चीज हमें बताया गया। दीज एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमिटी वर रेदर वेरिड, जो सेकंड सब कमिटी होगी, जो दूसरी वाली कमिटी है, बी वाली जो कमिटी, इसके काम अलग होंगे। अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स, प्रोक्योरिंग फूड। अब देखो इसके सेकंड वाले के बता रखा है क्या, कि बुलक कार्ट्स को अरेंज करना होगा, फूड को प्रोक्योर करना होगा, जानवरों के लिए फॉडर मतलब जानवरों का जो खाना होता है वो लेने की जिम्मेदारी उनकी होगी। रिक्रूटिंग सर्वेंट्स, जो नौकर चाकर है उन्हें रिक्रूट करना। पेंटर्स, ये सब आर्टिसंस टू लुक आफ्टर दिस सोल्जर्स, आर्टिसन टू लुक आफ्टर, हाँ वही चीज। इन सब की जो चीजें सारी जिम्मेदारी किसी होगी, ये बी वाले की हो जाएगी। तो ऐसी बोला गया हर अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पे होती थी। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड देयर हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेंडिंग धम्मा। अब अशोका ने क्या किया, जो अपने धम्मा का प्रचार करना शुरू कर दिया था कि सब साथ है, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, सबको साथ रहना चाहिए, सबको अच्छे से रहना चाहिए, तो इसकी वजह से उसने अपने एम्पायर को भी स्ट्रांग या फिर कह सकते हैं क्लोजनेस लाने की बात की गई थी। द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन, जिसका प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ रखा था, वर सिंपली वर्चुअली यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अब ये जो प्रिंसिपल था कि बूढ़ों की रिस्पेक्ट करो, सर्वेंट्स को इज्जत दो, ठीक है, दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो, ये तो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं है, ये तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जब हर जगह ये चीज एप्लीकेबल होगी तो सब क्लोज आने की कोशिश करेंगे। This, according to him, would ensure the well-being of people in this worldly and next। अब कहता है अगर लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जो अभी जिंदगी जी रहे हो उसमें तो आपके बेनिफिट्स हो गए होंगे, जो आगे आने वाली जो लाइफ है वो भी अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धम्मा महात्मा वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अब क्या था, जो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अशोका ने कुछ अपने ऑफिशियल्स या कह सकते हैं कुछ अपने ऑफिसर्स उनने स्टैब्लिश किए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, धम्मा महत्तम, महा महामता महामता, मैं महत्तम कहता महामता। ठीक है, धम्मा महामता जिसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर एक यहाँ पे ना एक चीज थी, कहाँ गया, कि ये क्या है, सबको यूनिवर्सल है तो सबको इकट्ठा लाने में कैसे मदद करेगी। क्या होता है ना कि कई बार क्या, आपने एक मूवी देखो, कई बार एक मूवी लॉन्च होती है, मूवी में अगर कोई गुड प्रिंसिपल है, मूवी में कुछ बढ़िया बता रखा, सारे लोग जाता है, सारे लोग एक ही हीरो की तारीफ कर रहे होते हैं, एक ही को प्रमोट कर रहे होते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। तो वैसे ही अशोका ने किया था कि अपनी जो पॉलिसी लाई थी वो हर कोई एप्लीकेबल कर सकता है, हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, तो इस वजह से हर कोई अशोका की तारीफ करेगा, इस वजह से एक टुगेदरनेस हमें देखने को मिलेगा। ये चीज थी उस पूरे वाले पैराग्राफ में। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब ये एम्पायर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे है।
ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर? When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of Maurya Empire was regarded as a major landmark. जब historians ने क्या किया था, जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री को कनेक्ट करना शुरू किया, उसे वापस मिट्टी से निकाल के एक क्या कहते हैं अलाइव लाने की कोशिश की थी 19th सेंचुरी के नाम पे। तो जो मौर्य एम्पायर था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत मेजर लैंडमार्क का रोल किया था। मतलब एक कह सकते हैं कि क्योंकि उस टाइम में मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था, तो अर्ली अगर हमें इंडिया को खोजना था तो हमें मौर्य एम्पायर के बारे में अच्छी खासी वाइटल नॉलेज होनी चाहिए। इंडिया वॉज देन अंडर कॉलोनियल रूल एंड वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इस टाइम पे जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे तो जो इंडिया था वो किसके अंडर में था? कॉलोनियल रूल के अंडर में था, ब्रिटिश एम्पायर जो कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस टाइम पे रूल कर रही थी। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड, कहाँ गया? हाँ देखो मार्कर क्यों नहीं चल रहा। 19th and the early 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in the early India, both challenging and exciting. अब 19 and 20th century में क्या हो? 19 मतलब 1800 से लेके 20th century 1900 ये हो गया हमारा 18 से लेके 2000 से पहले पहले के बीच में, 1900 के बीच में या फिर 1950s के बीच में हमें ये देखने को मिलता है 1950s तक। ठीक है, उससे पहले तो आज़ादी मिली गई थी। तो 1800 से 1900 के बीच में ये देखने को मिलता है कि हमें एक एम्पायर मिलता है जो कि क्या था, बहुत ही चैलेंजिंग और एक्साइटिंग था। उनने मॉडर्न एम्पायर की खोज की, उन्होंने कहा कोई तो एम्पायर है ही, ठीक है, बहुत मजेदार है, चैलेंजिंग है, ऐसे काफी सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत वास्ट लैंड है। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्यास इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर्स वर कंसिडर्ड टू बी एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेक्युलर आर्ट टिपिकल ऑफ द एम्पायर। अब बोला गया कि इस टाइम पे हमें क्या मिलते, स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिले थे। ठीक है, पत्थर में कुछ एनग्रेव करके हमें देखने को मिला था। अब ये जो चीजें थी, ठीक है, वह कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट। अब ये जो स्टोन स्कल्पचर्स मिले थे ये सब क्या था, एक बहुत ही बढ़िया, मतलब उस टाइम पे जो एनक्रेविंग की गई थी, उस टाइम पे जो लोगों ने इन पत्थरों को कार्व्ड किया था, ये सारा क्या था, एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही स्पेक्टेक्युलर को हिंदी में कैसे बताऊं मैं, मतलब अच्छा माना गया था, मतलब कि मुझे वर्ड हिंदी में नहीं आ रहा इसका। स्पेक्टेक्युलर का क्या होगा, मेस्मराइजिंग कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात है कि स्टोन स्कल्पचर अच्छा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्ट माना गया था इस टाइम पे। Many of these historians found the message of Ashokan inscription very different from that of the other rulers, suggesting that the Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than later king who adopted grandiose title. अब बोला गया है, हम जो हिस्टोरियन ना एक चीज देखी कि अशोका इंस्क्रिप्शन में ना कुछ बहुत एक अलग सा लिखा हुआ था। ठीक है, जो बाकी रूलर्स के मुकाबले अशोका को एक अलग बनाता है। अभी क्या लिखा था ये तो इसमें बता नहीं रखा, ये और ये भी बता रखा है अशोका क्या था, वो ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा बिजनेस माइंडेड, ज्यादा अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकता था, और एक टाइप से वो बहुत ही हम्बल भी था। मतलब बोला गया है वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड भी कर सकता है, पावरफुल भी है, और दूसरा लोगों के लिए दयालु भी है एज कम्पेयर टू लेटर रूलर। उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने हम्बल नहीं थे, और बट उनने फिर भी ग्रैंडियस टाइटल, मतलब कि बहुत बढ़ा चढ़ा के जो अपने आप को एक नाम देना कि मैं ये हूं, मैं वैसे हूं, तो इस टाइप का टाइटल उनने अपने आप को दिया था, बट उतने पावरफुल नहीं थे जितने अशोका थे। So, it is not surprising that the nationalist leader in the 20th century regarded him as the inspiring figure. इसी वजह से कहा गया है कि जो 20th सेंचुरी में जो नेशनल लीडर्स थे उनने अशोका को एज अ इंस्पायरिंग फिगर की तरीके से लिया गया था। मतलब उनने माना कि जो अशोका वो एक इंस्पायरिंग फिगर है बाकी लोगों के लिए भी। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सरप्राइज नेशनल लीडर इन द 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज, हाँ ठीक है वही चीज। येट हाउ इंपॉर्टेंट वाज द मौर्य एम्पायर? अब मौर्य एम्पायर कितना जरूरी है हमारे लिए? इट लास्टेड अबाउट 150 ईयर्स, 150 साल तक वो रहा है, विच is not a very long time in the vast span of history of the subcontinent. Besides, if you look at the map too, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent, and even within the frontier of the empire, control was not uniform. By the 2nd century, new chiefdom and kingdom emerged in several parts of the subcontinent. अब बोला ये गया है कि हम एक चीज देखते हैं कि मौर्य एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट है।
पहली बात तो 150 साल तक जिया, फिर बोला कि ये इतना लंबा टाइम स्पेन भी नहीं होता हिस्ट्री के मुकाबले, बट चलो ठीक है। दूसरा क्या था, यू विल नोटिस दैट एम्पायर डिड नॉट एनकम्पास द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। दूसरा ये बोला गया है, जो एम्पायर था वो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को तो कब्जा नहीं कर पाया, मतलब पूरा केरला तमिलनाडु यहाँ तक तो कब्जा नहीं कर पाया था, बट अच्छा खासा उसने एम्पायर कब्जा कर लिया था। फिर तीसरा बोला गया है कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हर जगह पे सेम नहीं था। बिसाइड द सेकंड सेंचुरी न्यू chiefdom एंड किंगडम emerged in several parts of the century। अब बोला गया जैसे जैसे एम्पायर डिक्लाइन पे जा रहा था, हम देखते कि अलग अलग न्यू न्यू chiefdoms किंगडम्स एमर्ज होते हुए देखने को मिले थे। ये चीज हमें मौर्य एम्पायर के एंडिंग के टाइम पे मौर्य एम्पायर के बारे में हमें थोड़ा बहुत और नॉलेज देती है। ठीक है।